अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। मेरा नाम डॉक्टर वजीहा जावेद है और मैं आज आपके साथ हाजिर हूँ एक कोविड के ऊपर सीरीज ऑफ सेमिनार्स जो हम जनरल पब्लिक के लिए करना चाह रहे हैं उसको लेके। हमारा जो टॉपिक है वो होगा कोविड नाउ, डीबंकिंग मिथ्स अबाउट द वायरस, यानी कि जो हमारे पास गलत मालूमात है और जो गलत इंफॉर्मेशन स्प्रेड अराउंड हो रही है, हम उसके ऊपर एक प्रोग्राम करेंगे। ये प्लेटफॉर्म हम T2F का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके थ्रू हमारे पास ये सीरीज ऑफ वेबिनार्स होंगे, जिसकी फ्रीक्वेंसी हम आपको कम्युनिकेट कर देंगे। आपके पास अगर कोई सवालात हों तो आप हमें T2F के नेटवर्क मैसेंजर के थ्रू और आप हमें गेट्स फार्मा के मैसेंजर के थ्रू भेज सकते हैं। आज हमारे पास 3 पैनलिस्ट मौजूद हैं। 2 are from UK and 1 is from Pakistan. And I would like to introduce my 3 very esteemed guests who are here with me today. हमारे साथ हैं डॉक्टर हामिद Merchant, who is the subject lead and specialist at University of Huddersfield. इनका 17 साल का एक्सपीरियंस है in pharmaceutical research and development, and he has been working immensely on COVID-19. इसका खास तौर पे वैक्सीन से पहले और वैक्सीन ना आने की सूरत में जो ऑल्टरनेट मेडिसिन है and medicines that are already existent with us, उसके ऊपर इनका बहुत ज़्यादा massive काम है. He has a lot of publications to his name and he's leading the pharmacology unit at University of Huddersfield. हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सबीहा अनीस, who is consultant immunologist and section head of pathology. इनका 10 साल का एक्सपीरियंस है पैथोलॉजी में, इम्यूनोलॉजी में. राइट नाउ शी इज रिप्रेजेंटिंग अस फ्रॉम द इंडस हॉस्पिटल का नेटवर्क. एंड इनका काम कोविड पे बहुत हद तक कोविड की डिटेक्शन, पीसीआर किस तरीके से, सेरोलॉजिकल या एंटीबॉडी टेस्ट जिसको आप लोग बोलते हैं, उसके ऊपर इनका मैसिव बहुत हद तक पाकिस्तान में काम रहा है इंडस हॉस्पिटल के साथ. हमारे साथ ऑल्सो इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर शहजाद हसन, जो कि रिसर्च फेलो हैं एट यूनिवर्सिटी ऑफ हडर्सफील्ड. एंड इनका 15 इयर्स का क्लिनिकल फार्माकोलॉजी का एक्सपीरियंस है. इन्होंने ऑलमोस्ट 20 प्लस पेपर्स इनकी और इनकी टीम ने किए हैं ऑन कोविड-19, बोथ इन यूके एज वेल एज इन अदर कंट्रीज, और ये ड्रग और ट्रीटमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं कोविड-19 की. सो एज यू कैन सी, और मेरा नाम वजीहा है, मैं एक पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट और एक मेडिकल डॉक्टर हूँ और मैं हेड ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड रिसर्च हूँ एट गेट्स फार्मा. सो थैंक यू जी एवरीबडी फॉर जॉइनिंग us today. I would like to welcome you to the show. And हमारा इस तरह इसका होगा, the way we will roll this out is कि मैं आप लोगों से कुछ सवालात पूछूंगी, and जिसको लग रहा है कि they have a better, it's their subject and they want to reply to it, because हमारे पास एक pharmaceutical की background है, public health है, we have a clinical specialist, we have somebody who's looking into immunology and pathology की side से. So we have multiple specialists with us जो COVID को directly देख रहे हैं इन डिफरेंट कंट्रीज. सो ये आपके सवालात के जवाब देंगे. तो जी सबसे पहला जो मेरा सवाल है, एंड दैट्स ओपन फॉर ऑल ऑफ अस, इज कि जो पाकिस्तान के इस वक्त फिगर्स कोट किए जा रहे हैं WHO की वेबसाइट के ऊपर, गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर, ये कितने क्लोज टू रियलिटी है, और डू यू थिंक कि जितने रिपोर्ट किए जा रहे हैं बहुत अंडर रिपोर्टेड है और उसके ऊपर भी मौजूद होंगे? इट्स एन ओपन क्वेश्चन, एनी ऑफ माय पैनलिस्ट कैन आंसर. ओके, सो अगर आप मुझसे पूछें तो ये बिल्कुल रियलिस्टिक नहीं हो सकता है. उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे पास जो टेस्ट के लिए लोग आते हैं, जिनका हम टेस्ट कर रहे होते हैं, वो जब बीमार होते हैं बहुत ज़्यादा, या जब बहुत ज़्यादा उनको सस्पिशन होता है कि उनको कोविड होगा, तो वो आते हैं. बहुत सारी पॉपुलेशन ऐसी है जिनको बहुत माइल्ड सिम्टम्स होते हैं या वो सिम्टोमेटिक होते हैं, तो कभी टेस्ट करवाने के लिए नहीं आते हैं. तो इसलिए रियलिस्टिक फिगर्स नहीं हो सकते हैं जो हम कंफर्म केसेस के हिसाब से बात करें या पॉजिटिव केसेस के हिसाब से बात करें. इसके अलावा लोगों के दिमाग में एक डर सा भी बैठ गया है. तो जो मैंने महसूस किया है कि अगर लोगों को अच्छे खासे सिम्टम्स हों, कोविड रिलेटेड सिम्टम्स भी हों, तब भी वो ये कोशिश करते हैं कि अपने आप को घर में ही आइसोलेट कर लें, एहतियात कर लें, और जब तक कि उनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत ना पड़े वो नहीं आते टेस्ट करने के लिए. जो भी टेस्ट कंफर्म केसेस के जो भी आप यहाँ पे फिगर्स देखते हैं, दे कैन नॉट बी दैट रियलिस्टिक. So we should not be that happy कि नंबर्स पाकिस्तान के बहुत कम है, या हम बहुत एक ब्लेस्ड नेशन है कि जिसके नंबर्स बहुत कम आ रहे हैं. ठीक, डॉक्टर हामिद आप इस पे कुछ ऐड करना चाहेंगे?
है, बिल्कुल। जी, ठीक। हमारे जैसा अभी डॉक्टर सबिहा ने एक्सप्लेन किया है कि हमारे पास सिर्फ़ वो लोग आ रहे हैं जो जिनके सिम्पटम्स नज़र आ रहे हैं, ये दिख के जिसको हम ओवर्ट सिम्पटम बोलते हैं। नज़ला, ज़ुकाम, खाँसी, बुखार, जिस्म में दर्द, स्मेल ना आना, टेस्ट का ना आना, ये कुछ ऐसे सिम्पटम्स हैं जिसको लेके लोग आते हैं टेस्टिंग कराने। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसको हम एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स जैसा भी डॉक्टर साहिबा ने ज़िक्र किया, कि जिनको हम कहते हैं कि दिख नहीं रहा होता कि उन्हें डिज़ीज़ है, लेकिन अगर उन्हें हम चेक करें तो उनके अंदर डिज़ीज़ निकल है। इस पे अगर डॉक्टर हामिद या डॉक्टर शहज़ाद आप कुछ हाइलाइट करना चाहें कि ये सिम्प्टोमेटिक कैरियर्स कौन होते हैं? ये किस तरह होते हैं? किस तरह पता चल सकता है कि इनको कुछ है? जी, डॉक्टर वजीहा इसमें जैसे डॉक्टर सबिहा ने कहा कि जो आदाद-ओ-शुमार हैं, ये मुख्तलिफ तौर पे कहीं भी जो है कंप्लीट नहीं हो सकते। मैं जैसे हुँ, अगर आपको यूनाइटेड किंगडम की, इंग्लैंड की भी मिसाल दूँ, तो हुँ, हमारे यहाँ भी जो तरीक़ाकार है कोविड आइडेंटिफ़िकेशन का, उसमें तमाम लोगों को फौरी तौर पर टेस्ट की सहूलत जो है नहीं फ़राहम की जाती। एक लैग टाइम है, एक वक़्फ़ा है, जिसके दौरान लोग सेल्फ आइसोलेट करते हैं, अपनी सिम्पटम्स को घर में देखते हैं और वो एक हेल्पलाइन के थ्रू कोविड हेल्पलाइन के थ्रू राब्ते में रहते हैं हेल्थ केयर प्रोफ़ेशनल्स के साथ और फिर उनको टेस्ट के लिए इनवाइट किया जाता है। तो किसी भी मुल्क के आदाद-ओ-शुमार जो हैं, वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर नहीं है कि अगर किसी मुल्क ने कहा कि यहाँ 1 लाख पेशेंट को कोविड पॉज़िटिव हुआ है, तो वो 1 लाख ही को हुआ है। वो 1 लाख वो हैं जो लैबोरेटरी में कन्फर्म किए गए हैं, बट कोई भी मुल्क इस वक़्त 100% जो है वो टेस्टिंग नहीं कर पा रहा। तो पाकिस्तान का जहाँ तक ताल्लुक है, तो पाकिस्तान में निस्बतन और टेस्टिंग की फ़राहमी कम है, निस्बतन अगर मुल्कों के। तो नंबर ऑफ टेस्ट्स कम होने की वजह से जितना आप टेस्ट करेंगे, उतना ज़्यादा इम्कानात हैं कि पॉज़िटिव लोगों को आप आइडेंटिफ़ाई कर सकें, मालूम कर सकें। अगर टेस्ट करने की शरह कम होगी, तो ऑटोमैटिकली जो पॉज़िटिव लोगों की निशानदेही होनी है, वो भी कम होना शुरू हो जाएगी। फिर इसके अलावा दूसरा फ़र्क पाकिस्तान में और दूसरे ममालिक में ये भी है कि दूसरे ममालिक में जैसे मिसाल के तौर पे इंग्लैंड में टेस्टिंग की फ्री सहूलत गवर्नमेंट की तरफ से बड़े हुँ, पैमाने पर मौजूद है, जबकि पाकिस्तान में फ्री सहूलत कहीं-कहीं मौजूद ज़रूर है, लेकिन उसकी रसाई इस हद तक आसान या नहीं है लोगों के लिए कि वो तमाम लोग जाकर कर सकें। दूसरी अहम बात जो डॉक्टर सबिहा बताना चाह रही थीं कि लोगों की अपनी जो मोटिवेशन और विलिंगनेस है कि क्या वो जाके टेस्ट कराना चाहते हैं या नहीं कराना चाहते हैं, उनमें जो खौफ बर्पा हो गया है कि खुदा न खास्ता अगर हमने टेस्ट करवा दिया और हमें पॉज़िटिव आ गया तो उससे क्या कॉन्सिक्वेंसेस पैदा हो जाएँगे। कुछ लोगों के ज़रिए माश, उनकी पर्सनल फैमिली लाइफ़ से वो खौफ़ज़दा हैं। कुछ लोग जो हैं बहुत ही लो मिडल इनकम जॉब्स के ऊपर हैं, जिनको ये खतरा है कि खुदा न खास्ता अगर मेरे घर के आस-पास प्रिवेंटिव मेजर्स हो गए या मेरे कारोबार के आस-पास प्रिवेंटिव मेजर्स हो गए, तो मैं क्या करूँगा? दूसरे ममालिक में मिसाल के तौर पे इंग्लैंड में और कुछ यूरोपीय ममालिक में, जहाँ पब्लिक वेलफेयर सिस्टम है, वहाँ एक केयर एंड सपोर्ट सिस्टम मौजूद है। तो लोगों के दिल में एक खतरा नहीं है कि मैं पॉज़िटिव हो गया तो मुझे खाना-पीना नहीं मिलेगा या मैं बिल्कुल जो है मर जाऊँगा। हुकूमत का सपोर्ट निज़ाम मौजूद है, पब्लिक वेलफेयर सिस्टम्स मौजूद हैं, जो लोग बेरोज़गार हो गए हैं उनके लिए सपोर्ट सिस्टम्स मौजूद हैं। इस वजह से लोगों में वो खौफ यहाँ मौजूद नहीं है जो पाकिस्तान में गरीब लोगों में खौफ मौजूद है। तो एक ये लोगों हुँ, की तरफ से रिलक्टेंस है, लोगों की तरफ से एक झिझक है कि वो अगर माइल्ड बीमारी का शिकार हैं, वो समझते हैं कि यार बस हल्का-फुल्का है, हम मैनेज कर रहे हैं, तो वो नहीं मोटिवेट होते टेस्ट कराने के लिए। तो इन आदाद-ओ-शुमार में कमी की एक वजह ये भी। फिर इसी से एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स का मामला निकलता हुँ, है, जैसे आपने पूछा कि चूँकि मेजॉरिटी ऑफ लोग जो हैं, उनको अलामात बीमारी की बहुत हल्की-फुल्की हैं या नहीं है। तो वो लोग ज़रूरत नहीं महसूस समझते कि भई हम क्यों जाएँ अस्पताल, क्यों कतारों में लगें, क्यों टेस्ट करवाएँ। और ये एक और बड़ी वजह है, जिसकी वजह से जो है हमारे आदाद-ओ-शुमार जो हैं, वो कम नज़र आते हैं अगर हम देखें रिकॉर्ड में, जो कि हकीकी तौर पर इतने कम नहीं हैं, वो ज़्यादा हैं, लेकिन हम उसको कागज़ के ऊपर इतना ज़्यादा नहीं दिखा पाते। हुँ। नहीं, बिल्कुल सही। डॉक्टर हामिद ने ये बहुत अच्छी बात की है जिसको मैं एक थोड़ा-सा ऐड करना इस पे चाहती हूँ, कि गेट्स फार्मा ने एक इसी तरीके से सर्वे किया था जो बिल्कुल रैंडम था और तकरीबन 24,000 लोगों के ऊपर था, जिसके ऊपर हमने सीरोलॉजिकल टेस्ट्स को इस्तेमाल करके देखा। एक तो 2 तरह के टेस्ट होते हैं, एक एंटीबॉडी किट्स होती हैं जिसको हम सीरोलॉजी बोलते हैं, जिसके थ्रू कोविड को डिटेक्ट किया जा सकता है या पीसीआर होता है, जिससे अभी डॉक्टर सबिहा ने आपको बताया सबको कि पीसीआर यूजुअली उन केसेस में किया जाता है जो हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट्स आते हैं,
जिनको ओवर्ट सिम्टम्स आ रहे होते हैं, सिम्टम्स होते हैं जिसकी वजह से वो जानना चाहते हैं कि हमें क्या है। तो कोई ऐसे लोग आ रहे होते हैं जो सिम्टम्स जिनको दिख रहे होते हैं, जिनके अंदर सिम्टम्स आ रहे होते हैं, वो यूजुअली हॉस्पिटल्स में पीसीआर के लिए आते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड हमने एक सर्वे किया था इसी तरह एक वर्किंग क्लास पॉपुलेशन के अंदर तकरीबन 24,000 के सैंपल पे, और हमें इस वक्त ये नजर आया उसमें कि आम लोगों में, आपके हमारे तरह के जिनको कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे, उनमें इसकी प्रेवलेंस तकरीबन 19% के करीब निकली है। एंड मोस्ट ऑफ देम, ऑलमोस्ट 90% ऐसे थे जो एसिम्प्टोमेटिक थे। और इसी तरह अभी डॉक्टर सबीहा, डॉक्टर हामिद ने आपको ये बताया कि जो एसिम्प्टोमेटिक लोग भी होते हैं वो इस डिजीज को स्प्रेड कर सकते हैं। डब्ल्यूएचओ ने भी स्टेटमेंट जारी की है कि एसिम्प्टोमेटिक होते हैं तो दे स्टिल, इवन दो उनको खुद नहीं पता होता कि वो है, बट दे हैव द एबिलिटी टू स्प्रेड द डिजीज टू अदर्स अराउंड। इसलिए वही जो आपको डे 1 से बताया जा रहा है कि अपना मास्क पहन के रखें, हाथ को धोएं, डिस्टेंस रखें, ये वही मेजर्स हैं, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि आपके सामने वाला जो इंसान है उसको इसका कोविड है कि नहीं, वो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर है कि नहीं। इवन तो चांसेस कम होते हैं एसिम्प्टोमेटिक में, बट स्टिल उसमें स्प्रेड होता है। सो पाकिस्तान के फिगर्स, so it brings me to my next point, and again all any of my panelists can feel free to answer that. और इसकी वजूहात भी आप हमें बताएं कि पाकिस्तान में हमने देख तो लिया कि केसेस लाइक यू सेड कि जो गवर्नमेंट फिगर हमें रिपोर्ट कर रही है वो इस पे ऑब्वियसली वो थोड़ी अंडर रिपोर्टिंग है बिकॉज हमारे पास एसिम्प्टोमेटिक ये और लोग नहीं मौजूद। लेकिन क्या ये ट्रू है कि पाकिस्तान कोई ब्लेस्ड नेशन है जिस तरह लोग समझ रहे हैं कि कोई खास हमारे पे अल्लाह का करम है कि हमारे पास बहुत माइल्ड डिजीज है या डेथ्स कम हो रही हैं? इसके बारे में अगर कोई हाईलाइट करना चाहे, डॉक्टर शहजाद, डॉक्टर हामिद, अगर आप लोग कुछ ऐड करना चाहें, डॉक्टर सबीहा, कि क्या कोई ऐसी फीचर्स है हमारे जेनेटिक मेकअप में, या ये डिजीज पाकिस्तान में कोई कम आया है, या पता नहीं किसकी दुआएं काम आ गई है? आई एम जस्ट ट्राइंग टू, ये हमारे रेगुलर सवालात होते हैं, तो इसके ऊपर हमारे तीन पैनलिस्ट क्या बताना चाहेंगे? Okay. अच्छा, Let me start. जी जी, ओके, यू कैन गो। डॉक्टर सभी आप आंसर कीजिए, फिर डॉक्टर शहजाद आपको मैं लेती हूँ उसके बाद। Okay. जी तो हम लोग वाकई इस तरह से ब्लेस्ड हैं कि हमारी जो पॉपुलेशन है यंगर पॉपुलेशन एज कम्पेयर टू द जो दूसरे ममालिक हैं, वेस्टर्न साइड के जो ममालिक हैं, यूरोपियन कंट्रीज, यूके, यूएस, वहाँ पे ओल्डर जनरेशन जो है वो ज़्यादा है। और जैसे जैसे दे आर एजिंग, उनके अंदर जो कोमोबिडिटीज़ हैं, जैसे हाइपरटेंशन है या मेलिग्नेंसीज हैं या दूसरी बीमारियां, वो ज़्यादा बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से वो ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं फॉर सीवियर इन्फेक्शन। हमारे पास क्योंकि यंगर पॉपुलेशन है, इसलिए हमारे पास हमारे ठीक है कि इन्फेक्शन नजर नहीं आ रहा, इन्फेक्शन तो है, लेकिन हमारे पास एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स ज़्यादा हो गए एज कम्पेयर टू के जिनको सिम्टम्स नजर आए हमारे पास। तो ये हमारे पास एक वन ऑफ द ब्लेसिंग है। रिगार्डिंग द जेनेटिक पिकअप, यकीनन जो जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से जेनेटिक मेकअप जो होता है डिफर्स, लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई एविडेंस नहीं आया है कि बिकॉज ऑफ द जेनेटिक डिफरेंसेस, इंडिविजुअल जेनेटिक डिफरेंसेस या पॉपुलेशन जेनेटिक डिफरेंसेस, कि हमें ज़्यादा कमी या ज़्यादा कम नज़र आ रहा है इन्फेक्शन से ज़्यादा नज़र आ रहा है। बाकी इसके ऊपर ज़्यादा हाईलाइट कर सकेंगे डॉक्टर शहजाद और डॉक्टर हामिद। अच्छा, मैं इसमें पहले जो नंबर ऑफ केसेस हैं पाकिस्तान में, टेस्टिंग जितनी हो रही है, अगर उसको भी हम करंटली उसको लें, जो भी सिचुएशन है उसके मुताबिक भी अभी पाकिस्तान 12वें नंबर पे है नंबर ऑफ केसेस। अगर रैंकिंग देखें WHO की तो 12वें नंबर पे है। जितनी कम टेस्टिंग हो रही है, कुछ हजारों में हो रही है दिन के हिसाब से, लेकिन उस हिसाब से भी पाकिस्तान अभी 12वें नंबर पे है उन टेस्टिंग के। अब नंबर ऑफ जो डेथ्स हैं वो काफी कम है, उसके जो नंबर ऑफ केसेस, पॉजिटिव केसेस हैं उसके लिहाज से काफी कम है। तो उसके बहुत सारे रीजंस लोगों ने डिस्क्राइब किए हैं। उसमें ये भी कहा लोगों ने कि यहाँ पर जो इम्यूनिटी है लोगों की वो बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि वो मुख्तलिफ किस्म के वायरसेस और बैक्टीरिया से एक्सपोज होते रहे हैं पिछले बहुत सालों में, तो उनकी इम्यूनिटी काफी स्ट्रांग होती है। जो इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन जो शेड्यूल है हमारे पास, उसमें बहुत वैक्सीन्स हैं, जिसपे जो उनको जो वैक्सीन्स मिलती हैं, उसपे BCG वैक्सीन है, कुछ रिसर्च उसपे भी हुई है कि उसका भी कुछ रोल है। जो वैक्सीन्स पेशेंट्स को या लोगों को मिलती रही है पिछले दिनों में, उसका भी रोल है जिसकी वजह से मोर्टेलिटी कम है। उसके अलावा कुछ लोगों ने
हीट और ह्यूमिडिटी पे भी कुछ रिसर्च की है, वेदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे भी कुछ स्टडीज की हैं। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी बेसिस पे, और उसके अलावा ये रिपोर्ट भी करता है कि कितनी ट्रांसपेरेंसी है रिपोर्टिंग में, कितनी एक्यूरेसी है जो रिपोर्ट कर रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। तो इस तरह बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं कि मोर्टेलिटी आपकी कितनी है। जी, इसमें मज़ीद जो है हम इज़ाफ़ा कर सकते हैं कुछ और बातों का। जैसे आपने बताया कि वाक़ई में पाकिस्तान के लिए ये ब्लेसिंग की बात है कि अगर हम इस मुश्किल मामले में हमारे यहाँ डेथ रेट्स अगर कम है, तो यकीनन ये एक अल्लाह ताला की रहमत है कि हम इस मुश्किल वक़्त में दूसरे वेस्टर्न ममालिक की निस्बत इतनी ज़्यादा डेथ रेट्स का शिकार नहीं, इतनी ज़्यादा अमवात कोविड से पाकिस्तान में नहीं हो रही। और वेरियस फैक्ट जिसमें मुख्तलिफ फैक्टर्स जिसकी डॉक्टर सबिया ने बात की, तो लॉन्जिटिविटी इज़ सम वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, जिसमें जो मयाद उमर जिसको हम कहते हैं उर्दू में, कि लोग कितनी ज़िंदगी जीते हैं। तो पाकिस्तान में लोग इतना ज़्यादा ख़ास तौर पे बड़े शहरों में जैसे कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और इन तमाम यहाँ पे उम्र की मयाद इतनी ज़्यादा नहीं है। लोगों की जल्दी वफ़ात हो जाती है। अगर आप कुछ यूरोपियन ममालिक की तरफ जाएँ और कुछ चाइनीज़ डिस्ट्रिक्ट की तरफ जाएँ, तो वो ज़िंदगी की मयाद बहुत लंबी है। तो जिस तरह डॉक्टर सबिया ने कहा कि उम्र के साथ-साथ आपको मुख्तलिफ दूसरी बीमारियाँ लाहक होती हैं, इसी तरह उम्र के साथ-साथ आपकी इम्यूनिटी यानी जो मदाफ़ती निज़ाम है, उसमें भी कमज़ोरी पैदा हो जाती है कुदरती तौर पर। ये एक एजिंग प्रोसेस का हिस्सा है, ये एक बुढ़ापे के साथ मिलने वाला तोहफ़ा है अगर आप यूँ समझें। तो उम्र के साथ-साथ आपका मदाफ़ती निज़ाम चूँकि कमज़ोर है, तो वो आने वाले वायरसेस, बैक्टीरिया और दूसरे इस किस्म के जो बीमारी फैलाने वाले जरासीम हैं, उसके खिलाफ इतना मदाफ़ती निज़ाम नहीं बना सकता, इतना बड़ा रिस्पॉन्स नहीं पैदा करता, जिसकी वजह से उन लोगों को बीमारी की शिद्दत लाहक हो जाती है और उससे उनको मौत का होना भी ज़्यादा खतरा होता है। तो ये एक वो वजह है उन तमाम ममालिक में जहाँ बूढ़े हज़रात की तादाद ज़्यादा है, तो वहाँ मौत भी ज़्यादा रिपोर्ट हुई। दूसरी बात जैसे डॉक्टर शहजाद ने बताई, बड़ी अहम बात है कि पाकिस्तान में जो मयार ज़िंदगी है, वो ऐसा नहीं है जैसा कि यूरोपियन ममालिक के अंदर है। ख़ास तौर पर पाकिस्तान में जो अ, माहौलियाती आलूदगी ज़्यादा है, जो अमूमन जरासीम फैलाने वाले बैक्टीरिया, वायरसेस हैं, वो ज़्यादा हैं। जो रेजिस्टेंस टाइप के बैक्टीरिया वायरसेस होते हैं, वेरिएंट्स टाइप के, वो ज़्यादा तेज़ी से फैलते हैं। एंटीबायोटिक का इस्तेमाल बहुत ही हद तक मुख्तलिफ है यूरोपियन ममालिक की निस्बत। तो ये तमाम फैक्टर्स जो हैं, लोगों को एक ज़्यादा खतरे से एक्सपोज़ करते हैं। उस खतरे से एक्सपोज़ करने की वजह से अल्लाह ताला ने इंसान के जिस्म में कुदरती निज़ाम बनाया है, मदाफ़ती निज़ाम। ये उस खतरे से अपने जिस्म को अडॉप्ट करना शुरू कर देता है। और जितना ज़्यादा आपकी बॉडी, आपका जिस्म सालों-साल एक तवील अरसे तक उसको अडॉप्ट करता रहता है, तो आपकी आइंदा आने वाली जनरेशंस में एक कुदरती जो मदाफ़त है, वो पैदा हो जाती है, एक रेंज, एक वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज़म्स के खिलाफ। तो ये एक इन्नेट इम्यूनिटी जिसको हम कहते हैं, खुदकार इम्यूनिटी सिस्टम जो इंसान के जिस्म में मौजूद है, जो माँ से बच्चे में मुंतकिल होता है और फिर बच्चा एक्वायर करता है अपनी ज़िंदगी में, अपने सराउंडिंग से, अपने माहौल से, तो वो उसका बहुत बड़ा एक फैक्टर बन जाता है। इसी तरह जैसे डॉक्टर शहजाद ने वैक्सीनेशन प्रोग्राम का कहा, तो वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है आप हासिल करते हैं अपनी ज़िंदगी के दौरान, तो वो एड अप कर देती है आपके इस डिफेंस सिस्टम को। एक और इसमें जो फैक्टर है, जो कि हमें समझना चाहिए, वो इस तरह है कि जैसे वायरस जो है, ये जो ख़ास तौर पे जो कोरोना वायरस की जो ये फ़ॉर्म है जिससे बीमारी फैली है, ये वायरस आरएनए टाइप का एक वायरस है। तो इस वायरस की ख़ास बात ये होती है कि वायरस अपने जीनियाती मेकअप को, अपनी शक्ल को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की सलाहियत नहीं रखता। ये बहुत ही प्रिमिटिव किस्म का वायरस होता है, जो अपनी मल्टीप्लिकेशन यानी कि अपनी ग्रोथ यानी कि अपनी अफ़ज़ाइश नस्ल के दौरान जो है अपने अंदर तब्दीली पैदा करता रहता है, जिसको आम ज़बान में हम म्यूटेशन कहते हैं। इस जीनियाती तब्दीली की वजह से जब वायरस की शक्ल तब्दील होती है, तो उसकी शक्ल तब्दील होने से या तो वो और ज़्यादा खतरनाक हो जाता है या वो कम खतरनाक हो जाता है, उसमें दोनों सूरत-ए-हाल है। वो जानबूझ के नहीं तब्दील कर रहा होता वायरस अपने आप को, वो उसकी एक कमज़ोरी समझ लें कि वो अपनी ज़ायचे नस्ल के दौरान अपनी शक्ल को बरकरार रखने की सलाहियत नहीं रखता, जो कि दूसरे वायरसेस में होती है कुछ हद तक और बैक्टीरियाज़ में भी काफ़ी हद तक होती है। तो इस वजह से पाकिस्तान के अंदर जो कोरोना वायरस का स्ट्रेन आया,
उसकी शुरू में जब जीनियाती मेकअप की टेस्टिंग की गई, तो हमें पता चला कि वो बहुत ज़्यादा अमेरिकन स्ट्रेन और चाइनीज़ स्ट्रेन से मुताबिकत रखता था। लेकिन फिर बाद में पाकिस्तान में कुछ साइंटिस्ट ने उसमें जो कोविड के केसेस पाकिस्तान में पाए गए, मुख्तलिफ शहरों से उनके सैंपल्स लिए और उनकी जीनियाती मेकअप को जब चेक किया गया, तो पता चला कि उसमें तकरीबन 30 से ज़्यादा उस वक़्त जो है तब्दीलियाँ रिपोर्ट हुई थी। अब मज़ीद इसमें काम चल रहा है और ज़्यादा भी रिपोर्ट हो रही होंगी। लेकिन बताने का मकसद है कि उसमें इतनी ज़्यादा तब्दीलियाँ जो रिपोर्ट हुई, उसमें बहुत से वेरिएंट्स ऐसे थे जो इतने खतरनाक नहीं थे, लेकिन वो फैल तेज़ी से रहे थे, उनका फैलाव बहुत ज़्यादा था, लेकिन उनमें जो इंसानी जिस्म को खतरा था, उसकी शिद्दत में कमी थी उन वेरिएशंस की, जिसकी वजह से इंसानी जिस्म में बेहतर सलाहियत थी कि वो उसको टैकल कर सके, उसका सामना कर सके। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान में डेथ रेट कम है और जो है ऐसा महसूस होता है कि पाकिस्तान इज़ अ ब्लेस्ड नेशन। लेकिन जैसे कि आप शुरू में कह रही थी कि इसका मतलब ये नहीं कि हम बिल्कुल एहतियात ना करें और सड़कों पर आके दंदनाते फिरते रहें। हमें एहतियात करना ज़रूरी है क्योंकि हमें नहीं मालूम कि किस इलाके में कौन-सा स्ट्रेन फैला हुआ है, वायरस की कौन-सी शक्ल कहाँ है, किसकी कितनी जो है ना वो वायरुलेंस है या उसका पैथोजेनिसिटी कितनी ज़्यादा है। तो कौन एसिम्प्टोमेटिक कैरियर है, कौन बीमारी के फैलाव में बढ़ावा पैदा कर सकता है, तो एहतियात ज़रूरी है। ख़ास तौर पे जब आप लोग तमाम पब्लिक मकामात पर निकलें, तो एहतियात करें, मास्क का इस्तेमाल करें, मास्क नहीं तो फेस कवरिंग्स इस्तेमाल करें और हैंड वॉशिंग इज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले पाकिस्तान में क्रेज़ आया था कि भई जो हैंड सैनिटाइज़र्स होते हैं, उसके पीछे लोग बिल्कुल दीवानों की तरह वो भाग रहे थे। तो ये बात लोगों को समझना चाहिए कि हैंड सैनिटाइज़र से बेहतर हैंड वॉशिंग होती है। अगर आपके पास हाथ धोने की सहूलियत मौजूद है, तो जिसको हम हैंड हाइजीन कहते हैं, तो उसमें साबुन से हाथ धोने से ज़्यादा सफाई हाथों की होती है, ज़्यादा वायरसेस, बैक्टीरिया का खात्मा हो जाता है। हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल उस वक़्त बहुत इफ़ेक्टिव है जब आप किसी ऐसी जगह मौजूद हैं, जहाँ हाथ धोने की सहूलत मौजूद नहीं है और आप अपने आप को डिसइंफेक्ट करना चाहते हैं, हाथों को जो है कंटामिनेशन से बचाना चाहते हैं। कोशिश करें नाक में ना छुएँ, आँखों को ना छुएँ और ऐसी जगहों पे ना अपना हाथ लगाएँ, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। बट सैनिटाइज़र का ऐसा नहीं है कि बस पागल हो जाएँ सैनिटाइज़र के पीछे, हैंड हाइजीन और साफ-सुथराई का ख़्याल रखें। इस्लाम मज़हब में एक ब्लेसिंग और ये है कि अगर आप बाकायदगी से अपनी जो भी मज़हबी आपकी रिचुअल्स हैं, जो भी आपके बिलीव्स हैं, उस पे भरोसा रखते हैं, अगर आप नमाज़ बाकायदगी से पढ़ते हैं, वुज़ू करते हैं रेगुलरली, तो ऑटोमैटिकली आप हाइजीन के ऊपर ध्यान देते हैं, आप अपनी पाकीज़गी पे ध्यान देते हैं, आप सफाई रखते हैं, तो उससे भी फैलाव कम होता है। तो ये जो है एक और इसमें पॉइंट हाइलाइट ये बहुत अच्छे पॉइंट्स डॉक्टर हामिद ने इसको हाइलाइट इस वक्त किए हैं। सो प्लीज़, और सैनिटाइज़र भी सिर्फ वही वाला काम करता है जिसमें 70% अल्कोहल से ज़्यादा उसका कंटेंट हो। उससे बहुत बेहतर है कि आप बजाय सैनिटाइज़र के पीछे भागने से आप आम साबुन और पानी से हाथ धोएँ और सैनिटाइज़र के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। सो अब मैं एक सवाल पूछूँगी जो कि बहुत हमारे पब्लिक से हमें क्वेश्चंस एटसेट्रा आते हैं। तो डॉक्टर सबिहा, इस पे और डॉक्टर शहजाद, आप अगर हमें थोड़ा-सा इस पे गाइड कर सकें क्योंकि आप लोग क्लिनिकली पेशेंट्स को देख रहे हैं। ये एंटीबॉडी क्या चीज़ होती है? कितनी किस्मों की एंटीबॉडीज़ होती हैं? अगर आपके जिस्म के अंदर एंटीबॉडी पैदा हो गई है कोविड के खिलाफ, एक तो शॉर्ट टर्म होती है, एक लॉन्ग टर्म होती है, ये ज़रा थोड़ा-सा हमारे नाज़रीन को बताइए। और अगर लॉन्ग टर्म आपके जिस्म में पैदा हो गई है, तो हमारे पास क्या स्टडीज़ मौजूद हैं कि कितनी देर तक ये वो जिस्म में रहती है, खून के अंदर गर्दिश करती रहती है और कितनी वक़्त तक आपको ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है? करती है इम्यूनिटी प्रोवाइड या नहीं करती? बिकॉज़ इसमें बहुत ही डुप्लीकेट किस्म की स्टेटमेंट्स हमारे पास आती रहती हैं। कभी एक आती है कि इम्यूनिटी पासपोर्ट्स हैं, कभी आता है कि नहीं है। और री-इन्फेक्शन के बारे में अगर आप हमें बताना चाहें थोड़ा-सा। सो अगेन इट्स एन ओपन क्वेश्चन, लेकिन ज़्यादातर डॉक्टर सबिहा और डॉक्टर शहजाद की तरफ डायरेक्ट। जी, बहुत शुक्रिया आपने ये सवाल किया क्योंकि वाक़ई बहुत बर्निंग क्वेश्चन है आजकल। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊँ, कोई भी जर्म, कोई भी जरासीम हमारे जब बॉडी के अंदर आता है, जैसे डॉक्टर हामिद ने कहा, एक हमारा इनेट इम्यून सिस्टम होता है, जो फ़ौरन लड़ने के लिए आ जाता है, जिसको हम कमांडोज़ एक्शन कहते हैं। उसके बाद हमारा एडेप्टिव इम्यून सिस्टम आता है। एडेप्टिव इम्यून सिस्टम के भी फिर 2 पार्ट्स हैं, एक तो सेल्स होते हैं और फिर एक एंटीबॉडीज़ होती हैं। एंटीबॉडीज़ ये बेसिकली हमारे ख़ास किस्म के सेल्स होते हैं जो बना रहे होते हैं। एंटीबॉडीज़ क्या हैं? मॉलिक्यूल्स हैं, जो हमें मुख्तलिफ़ किस्म की जर्म से या बीमारियों से बचाते हैं। उनका एक मैकेनिज़्म होता है कि किस तरह से वो उनको बाइंड कर लेती हैं जर्म्स को और फिर उनको रिमूव कर देती हैं हमारी बॉडी के अंदर से।
अच्छा, एंटीबॉडीज़ ये मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं। जो हम जिसे टेस्ट कर रहे होते हैं लेबॉरेटरी के अंदर, हम देख रहे होते हैं आईजीएम, आईजीजी, आईजीए। इसके अलावा 2 और अलग किस्म की भी होती हैं जिसको हम आईजीई और आईजीडी कहते हैं, लेकिन उससे हमारा इस वक़्त कोविड के हिसाब से कोई इतना ताल्लुक नहीं है। तो इस वक़्त मैं फ़ोकस करूँगी आईजीएम, आईजीजी और आईजीए को, क्योंकि इनके टेस्ट भी अवेलेबल हैं। अच्छा, जब हमारे बॉडी के अंदर जरासीम आता है, तो जरासीम का आना और उसके बाद उसने इन्फेक्शन का ज़ाहिर होना, ये एक इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। जब हम उसको टेस्ट कर रहे होते हैं लेबॉरेटरी के अंदर, वो उस इंक्यूबेशन पीरियड के बाद जाके वो हमें हम जैसे पीसीआर से टेस्ट करते हैं तो हमें पता चलता है कि पॉजिटिव है या नहीं। उस वक़्त एंटीबॉडीज़ नहीं बनी हुई होती। एंटीबॉडीज़ बनना शुरू होती है उसके कुछ दिनों के बाद। कम से कम 3 से 4 दिन लगते हैं और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन लगते हैं। हमारे पास सबसे पहली एंटीबॉडीज़ जो बनती है उसको हम कहते हैं आईजीएम एंटीबॉडीज़। आईजीएम एंटीबॉडीज़ बनने के साथ-साथ हमारे बॉडी के अंदर आईजीए एंटीबॉडीज़ भी तकरीबन उसी वक़्त बनना शुरू हो जाती है। अच्छा, आईजीए एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं? आईजीए एंटीबॉडीज़ वो होती हैं जो हमारा वायरस जिसने हमें इन्फेक्ट किया है, वो हमारे म्यूकोज़ल सिस्टम को, जो हमारी लाइनिंग होती है रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि की, मुँह के अंदर की या नाक की? बिल्कुल, आसान अगर नाक हम के अंदर से बताना दाखिल हो रहा है चाहें। या मुँह के अंदर से दाखिल हो रहा है, तो वहाँ पे जो एंटीबॉडीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट होती हैं, वो आईजीए एंटीबॉडीज़ होती हैं, कि अगर वो बन गई और वायरस वहाँ पे आया, तो उसी वक़्त उसको वो पकड़ लेंगी और उसको वहाँ से रिमूव करने की कोशिश करेंगी। तीसरी जो इम्पोर्टेंट होती है और जो कि ज़्यादा अरसे तक हमारे ब्लड के अंदर हम देख सकते हैं, वो होती है आईजीजी एंटीबॉडीज़। तो सबसे पहले हमारी आईजीएम एंटीबॉडीज़ बनती है, तकरीबन उसी वक़्त आईजीए एंटीबॉडीज़ भी बनना शुरू हो जाती हैं और उसके कुछ अरसे के बाद, चाहे वो 4 दिन हो या 7 दिन हो या कभी-कभी वो 2 हफ्ता लग जाता है, आईजीजी एंटीबॉडीज़ बनना शुरू होती हैं। अच्छा, अब हम लेबोरेटरीज़ में जो टेस्ट कर रहे हैं, वो मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट हो रहे होते हैं। एक तो हम देख रहे होते हैं टोटल एंटीबॉडीज़। टोटल एंटीबॉडीज़ से हमें ये नहीं पता चलता कि इस वक़्त कौन-सी एंटीबॉडीज़ है, आईजीएम है या आईजीजी है या आईजीए है। बस हमें ये पता चलता है कि एंटीबॉडीज़ हैं, बनी हुई हैं या नहीं बनी हुई हैं। जी, जी। अगर हम आईजीएम, आईजीजी अलग-अलग टेस्ट करें या आईजीए भी, तो अगर सिर्फ़ हमने आईजीएम एंटीबॉडीज़ हमें मिली और आईजीजी एंटीबॉडीज़ नहीं मिली उस वक़्त हमें, तो ये हमें ये पता चलता है कि इन्फेक्शन हुआ है और अभी बहुत अर्ली स्टेज के अंदर है। शुरू-शुरू कभी का है अभी? जी, हाँ, यानी कुछ 1 हफ्ता ही हुआ है। इसका ठीक मतलब है। ये होता है कि बिल्कुल अर्ली स्टेजेस है। अच्छा, अगर आईजीएम के साथ आईजीजी बन गई है या आईजीएम नहीं भी है, लेकिन आईजीजी बन गई है, इसका मतलब ये होता है कि या तो अभी भी इन्फेक्शन चल रहा है, हो सकता है कि अभी भी हो, आईजीएम खत्म हो गई है, आईजीजी रह गई है। इसका ये मतलब नहीं होता कि आईजीजी बन गई है तो आपके पास इन्फेक्शन खत्म हो गया है। अगर आईजीजी भी बना हुआ होता है, तब भी हमें पीसीआर से टेस्ट करना लाज़मी हो जाता है, ये देखने के लिए कि पेशेंट के अंदर से वायरल पार्टिकल्स जो हैं वो खत्म हुए या नहीं हुए, एक चीज़। दूसरा ये कि अगर वायरल पार्टिकल्स हैं या नहीं हैं, आईजीएम खत्म हो गई, नहीं खत्म हो गई, लेकिन आईजीजी एंटीबॉडीज़ हैं, उसका मतलब ये है कि पेशेंट के अंदर वायरस आया था, अभी है या अभी आया था। वो रहे है या खत्म हो गया, लेकिन आया ज़रूर था। ये हमें एक तरह से इशारा देती है या एविडेंस देती है कि पेशेंट को कोविड इन्फेक्शन हुआ था, जी। कोविड-19 इन्फेक्शन हुआ था। अच्छा, अब मसला ये है कि अगर एंटीबॉडीज़ बन गई फ़र्ज़ कर लें और हमने डिटेक्ट कर लिया, तो इसमें बहुत सारे मिथ्स चल रहे हैं। एक मिथ तो ये है कि अगर आपके पास आईजीएम, आईजीजी एंटीबॉडीज़ हो गई, तो आप बहुत सारे लोग इसको इस तरह से लेते हैं कि पॉजिटिव है तो आपको इन्फेक्शन है, नेगेटिव है तो आपको इन्फेक्शन नहीं है, जो कि बिल्कुल ही गलत परसेप्शन है। अगर आपके पास एंटीबॉडीज़ बनी हुई हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस वक़्त आपको इन्फेक्शन है या नहीं है, आपको उसके लिए पीसीआर टेस्ट ही करवाना पड़ेगा। ये आपको सिर्फ़ ये बता सकता है कि हाँ, आपकी बॉडी के अंदर वायरस आया था और आपके इम्यून सिस्टम ने काम किया है और एंटीबॉडीज़ बना ली है। तो ये इसको उसकी डायग्नोसिस के लिए हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम सिर्फ़ ये देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं इन्फेक्शन हुआ या नहीं हुआ, एक चीज़। दूसरा ये कह देना कि अगर आईजीजी एंटीबॉडीज़ बन गई थी, तो इसका मतलब ये है कि अब आपके पास इम्यूनिटी पासपोर्ट हो गया है या आप आराम से घूम-फिर सकते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि अगर फ़र्ज़ कर लें कि एसिम्प्टोमेटिक है और आईजी डॉक्टर सबिहा, आपका मेरा ख़्याल है वो इंटरनेट बन भी थोड़ा-सा गया, मगर आपको आप नहीं ये पता कि थोड़ा-सा अभी लास्ट आप पार्ट जी, जी, मैं जैसे समझा रही थी कि अगर आईजीजी एंटीबॉडीज़ बन गई हैं, किसी के अंदर डिटेक्ट हो गई हैं,
तो हम ये समझ लेते हैं कि अब हम बिल्कुल महफूज हो गए हैं और हमारे में वायरस नहीं है। ऐसा नहीं है। हो सकता है वायरस हो, आप एसिम्प्टोमेटिक हो उस वक़्त और आप जाके दूसरों को लगा दें। तो हमें इस चीज़ के लिए भी केयरफुल रहना पड़ेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि आप अगर आप एसिम्प्टोमेटिक हैं, इसका मतलब है आप में आईजीजी एंटीबॉडीज़ बन गई हैं, ठीक है, फाइन। वो बाद में किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल हो सकती है, ये देखने के लिए कि सीरो प्रेवलेंस यानी कितने लोगों को इन्फेक्शन हो चुका है कोविड-19 का। ये सब हम फिर प्रेवलेंस स्टडीज़ वगैरह करते हैं, एपिडेमियोलॉजिस्ट को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन आपको इम्यूनिटी पासपोर्ट नहीं मिलता है जस्ट बाय डूइंग आईजीजी एंटीबॉडीज़। तीसरी जो बहुत ज़्यादा रिसर्च चल रही है वो ये है कि अगर आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ बन भी गई हैं, तो क्या ये प्रोटेक्टिव है कि नहीं है? इसके ऊपर भी अभी रिसर्च चल रही है। कुछ एंटीबॉडीज़ जो कि वायरस का एक खास पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं स्पाइक प्रोटीन्स, मॉलिक्यूल्स होते हैं। उसके खिलाफ अगर एंटीबॉडीज़ बनती हैं तो हम कहते हैं कि न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ हैं। लेकिन उसके लिए भी बहुत सारे टेस्ट करने पड़ते हैं उसको प्रूव करने के लिए कि वाक़ई ये न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ का मतलब ये है कि वायरस को ख़त्म करने वाली चीज़। उसके ऊपर भी अभी रिसर्च जारी है और कोई कंसेंसस नहीं है कि सारी की सारी एंटीबॉडीज़ न्यूट्रलाइजिंग होती हैं। हो सकता है कि वो बनी हो सकता है कि बहुत सारी एंटीबॉडीज़ क्रॉस रिएक्शन की वजह से पैदा हुई हो कि पहले से जो हमारे पास एंटीबॉडीज़ बनी हुई थी किसी और कोरोना वायरसेस के लिए, वो हमें टेस्ट के अंदर पॉजिटिविटी दे रही हो यहाँ पर, तो फॉल्स पॉजिटिविटी रेट्स भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इस बात को भी हमें समझना पड़ेगा कि हम इसको लेके जो एक परसेप्शन शुरू हो गया है कि अगर आईजीजी एंटीबॉडीज़ हैं, पहला परसेप्शन ये है कि आप इसको डायग्नोसिस की तरह इस्तेमाल कर सकते हो, वो नहीं है। दूसरा परसेप्शन ये है कि आप इसको एज़ ए इम्यूनिटी पासपोर्ट इस्तेमाल कर सकते हो, वो बात भी नहीं है। और सबसे जो जिसके ऊपर ज़्यादा रिसर्च ये देखा गया है, अभी तक तो ये देखा गया है कि जिनमें आईजीजी एंटीबॉडीज़ बन गई हैं, उसके अंदर दोबारा इन्फेक्शंस एज़ सच हुए नहीं हैं। कुछ रिपोर्ट्स हुई हैं चाइना से या कहीं और से कि उन एक दफ़ा उनको इन्फेक्शन हुआ, एंटीबॉडीज़ बन गई, उसके बाद वो री-इन्फेक्ट हो गए। मगर उस चीज़ को भी उन्होंने अभी कन्फर्म नहीं किया कि वाक़ई वो री-इन्फेक्शन था या रीएक्टिवेशन ऑफ द वायरस था जो पहले से मौजूद था या टेस्ट के अंदर कोई फ्लॉ था या जो पॉज़िटिव आया था, वो पॉज़िटिव नहीं था। तो वो अभी कन्फर्म नहीं है कि री-इन्फेक्शन हो सकता है या नहीं, मगर अभी यकीनन कोई बात हतमी तौर पे नहीं कह सकते हैं। तीसरा जो मसला है वो ये है कि अभी तक साइंटिस्ट ये डिटरमिन करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं, कहीं सीवियर इन्फेक्शंस तो नहीं कराती हैं। क्योंकि कभी-कभी वो एंटीबॉडीज़ जो बनती हैं, वो एंटीजन जो हमारे सेल्स हैं बहुत सारे जो जैसे मैंने कहा कि सेल्युलर इम्यूनिटी या लिम्फोसाइट्स वगैरह, अगर उसको उसकी इन्फेक्टिविटी रेट को बढ़ा दें, यानी एंटीबॉडीज़ बाइंड हो रही है वायरस के साथ और फिर वो वायरल पार्टिकल्स को लेके सेल्स के अंदर चले जाएँ, उनको इन्फेक्ट कर दें। उसको हम कहते हैं एंटीबॉडी एनहांसमेंट अपटेक ऑफ द वायरस। तो वो जो है वो ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक होगा चीज़। तो हमें लॉन्ग टर्म के ऊपर ये बातें सोचनी पड़ेंगी, ठीक है? ये टेस्ट अवेलेबल हो गया है, मगर इसमें भी फ्लॉज़ हैं, इसकी सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी के ऊपर भी बात हो रही है। दे आर नॉट 100% स्पेसिफिक। 100% स्पेसिफिक का मतलब ये होता है कि मौजूद है तो ज़रूरी है कि आपको कोविड-19 की वजह से वो हों। बहुत सारे दूसरे ऐसे वायरसेज़ हैं, जिसके साथ वो क्रॉस रिएक्टिव एक्टिविटी होती है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि पॉज़िटिव है, मगर वो होते नहीं है एक्चुअली। इन सब बातों को हमें मद्देनज़र रखना चाहिए इन सब के अंदर। ठीक। थैंक यू सो मच डॉक्टर सबिहा। इसको अगर मैं सम अप थोड़ा-सा कर दूँ आसान ज़बान में हमारी पब्लिक के लिए, वो ये है कि जिस्म जो है 2 किस्म की एंटीबॉडीज़ बनाता है अगर कोविड या कोरोना वायरस हमें लग जाए। एक शुरू की होती है जो आईजीएम होती है, शुरू के टाइम फेजेज़ में होती है। ये आपको ये बता सकती है, इंडिकेशन दे सकती है कि शुरू का फेज़ चल रहा है, लेकिन ये नहीं आपको बता सकती कि अभी इन्फेक्टेड है या खत्म हो गया। एक आईजीजी होती है जो लॉन्ग टर्म होती है, जिसके ऊपर बात यही जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं इम्यूनिटी पासपोर्ट की। लेकिन ऐसी कोई चीज़, ऐसी हतमी रिसर्च, ऐसी कोई फाइनल चीज़ नहीं आई कि अगर किसी को आईजीजी है, तो वो बिल्कुल सेफ है। ऐसी कोई बात नहीं है क्योंकि री-इन्फेक्शन के इवन दो केसेस कम आए हैं, लेकिन द वर्ल्ड इज़ स्टिल लुकिंग इनटू इट और वी डोंट नो कि कितने अरसे के लिए आईजीजी हमें प्रोटेक्शन दे सकती है या नहीं दे सकती। डॉक्टर शहजाद इस पे अगर आप कुछ ऐड करना चाहें और यहीं से मैं कॉन्वर्सेशन इसके बाद लेके जाऊँगी वैक्सीन के ऊपर। ये अच्छा मुख्तलिफ डॉक्टर किस्म की वैक्सीन जी बताइए डॉक्टर शहजाद।
अच्छा, डॉक्टर सबिया ने काफ़ी डिटेल में बताया, काफ़ी अच्छा तरह एक्सप्लेन किया। अच्छा, मैं 2-3 पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। उसमें ये है कि अगर लोग कब जाएँ टेस्ट करवाने के लिए, क्या राइट टाइम होता है कि जब सिम्पटम्स डेवलप हो जाएँ या उनको शक हो के उनको सिम्पटम्स हैं क्योंकि घर में किसी और को हो गया है कोविड, तो उनको कब जाना चाहिए? इस पे एक स्टडी हुई जॉन हॉपकिंस की तरफ से, मेडिकल कॉलेज की तरफ से बहुत बड़ी स्टडी हुई। उन्होंने ये पता लगाया कि कब हमें टेस्ट के लिए जाना चाहिए। तो उन्होंने ये किया कि अगर आप पहले दिन जाते हैं तो 100% चांसेस है कि आपका रिजल्ट फॉल्स नेगेटिव होगा या फॉल्स पॉजिटिव होने के चांसेस है। तो आप अगर 5वें दिन जाएँ, चौथे से 5वें दिन एक्सपोज़र के, तो ये जो फॉल्स नेगेटिव टेस्ट है, इसका जो परसेंटेज है, वो 67% पे चली जाती है। उन्होंने इस पे ये पता लगाया कि अगर आप 8वें दिन जाते हैं, एक्सपोज़र के 8वें दिन, तो आपका सबसे कम चांस होता है कि आपका रिज़ल्ट जो है, वो ठीक ठीक आएगा। तो 8वाँ दिन उन्होंने पता लगाया अपनी तहकीक के बाद कि आपको कब टेस्ट करवाने जाना चाहिए। उसके पास जो टेस्ट के रिज़ल्ट हैं वो रिलायबल होते हैं। अच्छा, दूसरा हुँ, पॉइंट ये है कि जो एंटीबॉडीज़ की, उसकी भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी हुई जो कि पब्लिश हुई नेचर मेडिसिन में। वो काफ़ी बड़ी स्टडी थी। उन्होंने ये पता लगाया कि जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं, वो कितने अरसे तक हमारी बॉडी में रहती हैं। तो उन्होंने क्या किया, पेशेंट के ग्रुप बनाए, उसमें उन्होंने एंटीबॉडीज़ को मेज़र किया, आईजीएम को भी और आईजीजीज़ को भी। तो उन्होंने पहले जब एक्सपोज़र हुआ उसके 3 से 4 हफ्ते बाद उन्होंने मेज़रमेंट्स ली एंटीबॉडीज़ की और उन्होंने देखा कि जो 80 से 90% जो लोग थे उनके अंदर ये एंटीबॉडीज़ मौजूद थी, काफ़ी तादाद में मौजूद। हुँ, फिर उन्होंने एक इंटरेस्टिंग चीज़ की, उन्होंने उन्हीं पेशेंट्स के दोबारा मेज़रमेंट लिए 8 हफ्ते बाद, 8 हफ्ते बाद। 8 हफ्ते बाद उनको ये पता लगा कि जो एंटीबॉडीज़ बनी थी वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो गई थी। यानी वो बहुत हद हुँ, तक बिल्कुल ना होने के बराबर वो बॉडी के अंदर मौजूद थी। तो उसपे उन्होंने ये कन्क्लूज़न किया कि जो रिस्क है रीइन्फेक्शन का वो ज़्यादा हो जाता है क्योंकि एंटीबॉडी जो बनी है, जो इम्यूनिटी आपकी डेवलप हुई थी वो खत्म हो गई। उसके अलावा उन्होंने एक और चीज़ बिल्कुल। मेज़र की कि जो ट्रेसेस जो होते हैं आरएनए के ट्रेसेस, जो वायरस के ट्रेसेस, जो रेस्पिरेटरी जो हमारे लंग्स हैं, उसमें 6 हफ्ते तक रहते हैं अगर आपका टेस्ट पॉज़िटिव आ जाए। आप टेस्ट करवाए, उसके बाद नेगेटिव हो गया, पॉज़िटिव हुआ, उसके बाद आपने ट्रीटमेंट लिया या आपने टाइम गुज़ारा आइसोलेशन में, वो नेगेटिव हो गया। उसके बाद आप टेस्ट करवाते हैं तो 6 हफ्ते तक वो वायरस रहता है और वो दोबारा से इन्फेक्शन कॉज़ कर सकता है। और किनमें कॉज़ कर सकता है? जो वो पेशेंट जो कि कोई ऐसी ड्रग ले रहे हैं स्टेरॉइड जिससे उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है हुँ, या जिनको हुँ, डायबिटीज़ है या कोई कार्डियोवैस्कुलर डिज़ीज़ है या वो बहुत ज़्यादा उम्र के हैं, तो उनके अंदर हुँ। ये चांसेज़ ऑफ रीइन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ें ये फैक्टर्स भी कंट्रीब्यूट करते हैं। बिल्कुल, डॉक्टर शहज़ाद ने सर बहुत एक अच्छी बात इसको पॉइंट आउट की है कि जिन लोगों को और कोई कोमॉर्बिड होता है, शुगर, डायबिटीज़ हो गई या दिल का कोई मसला हो गया या आप कोई ऐसी चीज़ आपकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़्ड है, आपको कोई ऑटोइम्यून डिज़ीज़ है जिसकी वज़ह से आप स्टेरॉइड ले रहे हैं, तो इन लोगों के अंदर भी चांसेस जो हैं उसको दोबारा से बढ़ के निकल के आने के पैदा हो जाते हैं। सो इस पॉइंट को मैं आसान अगर ज़बान में एक्सप्लेन करना चाहूँ कि अगर एक दफ़ा हो गई है आपको कोविड और आपके अंदर आईजीजी या वो पैदा हो गई है एंटीबॉडीज़, इसका ये मतलब नहीं है कि वो सारी ज़िंदगी के लिए अब आप प्रोटेक्टेड हैं। अभी स्टडीज़ जारी हैं, इसको नोवेल कोरोना वायरस इसीलिए बोला जा रहा है कि एवरी सिंगल डे नई रिसर्च आ रही है, जो नई चीज़ें कंट्रीब्यूट कर रही हैं, जो इंसान को नहीं मालूम। सो अगर हम आज एक बात कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि वो 2 महीने बाद भी हम वही बात कर रहे हों, बिकॉज़ ये रिसर्च बढ़ती जा रही है, ये चेंज होती जा रही है। आई थिंक डॉक्टर हामिद आप कुछ इस पे ऐड करना चाह रहे हैं? जी, डॉक्टर वज़ीर बहुत शुक्रिया। मेरे दोनों डॉक्टर साहिबान ने बहुत ही अहम नुक्तों की तरफ जो है सामीन की और नाज़रीन की तवज्जो दिलाई और ख़ास तौर पर जो है जो इम्यूनिटी के हवाले से जो बातचीत की गई वो बड़ी अहम है क्योंकि इसके अंदर जैसे डॉक्टर शहज़ाद ने जॉन हॉपकिन की रिसर्च का हवाला दिया, ये वो रिसर्चेज़ हैं दुनिया के बड़े जो मुस्तनद किस्म के मेडिकल इदारे हैं, वो ये उनके रेफ़रेंसेस डॉक्टर शहज़ाद ने दिए हैं। लेकिन हुआ ये है कि इन्हीं रेफ़रेंसेस को और इन्हीं साइंटिफ़िक लिटरेचर को बाज़ औक़ात जर्नलिज़्म में और जो है दूसरे इदारों में सही तरह समझे बगैर इस तरह की बातें फैल गई हैं। तो ये जो बिल्कुल। इम्यूनिटी पासपोर्ट का आपने ज़िक्र किया और री-इन्फेक्शन की आपने बात की, ये बातें इसी वजह से आईं कि इन रिसर्चेज़ की जब रिपोर्ट सामने आई तो लोगों ने उसको इतना वसी ज़ाविये से नहीं देखा कि इसकी इंटरप्रिटेशन क्या होनी चाहिए। तो 2-3 बातें इसमें मैं कहना चाहूँगा जैसे डॉक्टर शहज़ाद ने कहा कि टेस्ट कब करना चाहिए।
तो अमूमन पहले दिन ही टेस्ट के लिए भागना मुनासिब नहीं है, क्योंकि चांसेस ये हैं कि हो सकता है कि जो वायरस को डिटेक्ट करने का टेस्ट है वो उसको डिटेक्ट ना कर पाए, क्योंकि वायरस का टेस्ट पॉजिटिव पीसीआर के ऊपर आने का मतलब ये है कि आपके सैंपल में जो सैंपल आपका लिया जाएगा उसमें वायरस की इतनी तादाद होनी चाहिए कि जो उस मशीन की, उस टेस्ट की जो लिमिट ऑफ डिटेक्शन है, उसकी शनाख्त करने की सलाहियत है, उससे ऊपर होना चाहिए। तो अगर आप बहुत ही जल्दी चले जाएंगे तो चांसेस ये हैं कि वायरस नजर ना आए। नेगेटिव टेस्ट का मतलब ये नहीं है कि आप में वायरस नहीं है। नेगेटिव टेस्ट का मतलब ये है कि मशीन की सलाहियत के मुताबिक वायरस डिटेक्ट नहीं हुआ। हो सकता है कि वो अर्ली फेज हो। तो इसलिए थोड़ा इंतजार करना बेहतर है, जैसे डॉक्टर शहजाद ने बताया। लेकिन एहतियात की बात ये है कि सेल्फ आइसोलेशन वहीं से शुरू हो जानी चाहिए डे 1 से, क्योंकि आपको सस्पेक्ट हो गया, आपको खुद फील हो गया कि कुछ गड़बड़ है, तो टेस्ट कराने ना भागें, लेकिन आइसोलेट कर लें अपने आप को, अपनी फैमिली से भी जुदा करें और बाहर निकलते वक्त भी बहुत ज्यादा एहतियात करें, ताकि आप उस वायरस के फैलाव का बाइस ना बने नादानिस्तगी तौर के ऊपर, क्योंकि आपको तो टेस्ट नहीं करवाया, आपको तो इल्म नहीं है, तो आप नादानिस्ता तौर पर उस वायरस के फैलाव में वो कर सकते हैं। दूसरी एक बात और हमें समझने की ये ज़रूरत है कि बहुत सारी चाइनीज़ स्टडीज़ भी पब्लिश हुई और बाद में जो है वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ से भी पब्लिश हुई, जिसमें ट्रेसेस ऑफ वायरस जो है वो जिस्म से खारिज होते रहे काफ़ी अरसे तक, जिस पे डॉक्टर शहजाद ने भी वजाहत की। तो एक बात का हमें समझना ज़रूरी है कि साइंसी तौर पर जो ये टेस्ट बनाए जाते हैं, इनकी स्पेसिफिटी जो होती है, इनकी सेलेक्टिविटी जो होती है, जो कि डॉक्टर सबिया बताना चाह रही थी, वो हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये टेस्ट के अंदर जो है एक अंदाज़न जो है ये चीज़ें बताई जाती हैं, लेकिन उस अंदाज़े को हम यकीनी बनाते हैं टेस्ट को नाफ़िज़ करने से पहले कि आया ये टेस्ट काबिले जो है ट्रस्ट है भी कि नहीं, किसी पे हम भरोसा कर सकते हैं, लेकिन वो 100% नहीं होता। तो बाज़ औक़ात जो वायरस के पार्टिकल्स हमें मिल रहे होते हैं, वो वायरस डेड होता है, बाज़ औक़ात उसमें मल्टीप्लिकेशन की सलाहियत नहीं मौजूद होती, वो वीक हो चुका होता है, लेकिन टेस्ट फिर भी पॉज़िटिव आ रहा होता है। 1 महीने तक वायरस के पार्टिकल जिस्म में मिल रहे होते हैं। तो अभी तक हमारे पास वो जदीद टेक्नोलॉजी नहीं मौजूद हुई कि हम इतनी ज़्यादा डिफरेंशिएट कर सकें कि कौन से वायरस बिल्कुल लाइव पार्टिकल्स हैं जो कि आगे जाके मल्टीप्लाई होंगे, कौन से वायरस वीक हो चुके हैं, मल्टीप्लाई होने की सलाहियत नहीं रखते, कौन वायरस के टुकड़े हैं, जो भी मुकम्मल वायरस भी नहीं है। तो इस वजह से ये तमाम बातें जब पब्लिश हुई तो लोगों में एक ये खौफ पैदा हो गया कि भाई ये वायरस तो 1 महीने तक निकले जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा, खाने में भी आ रहा है, थूक में भी आ रहा है, हर जगह से आ रहा है, ये कब जान छूटेगी? तो इन चीज़ों में साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत है। इसमें वसी ज़ाविये के साथ सोचने की और रिसर्च करने की ज़रूरत है। तो क़बल-अज़-वक़्त क़यासारियाँ करके अखबारों में खबरें लगाकर लोगों को मज़ीद कन्फ्यूज़ करना ठीक नहीं है, लोगों को परेशान करना ठीक नहीं है। इस पे भी साइंसदान काम कर रहे हैं। ये नया वायरस है, इसको हमें समझना बहुत ज़रूरी है। एक और जो अखबारों में और मीडिया में खौफ और हिरास फैला, वो लाइफ ऑफ एंटीबॉडी के हवाले से फैला, जिसे डॉक्टर शहजाद ने भी ज़िक्र किया, बहुत इम्पोर्टेंट स्टडी का, जो कि बहुत ही मुस्तनद इदारे से छपी। डॉक्टर सबिया ने बहुत एक्सप्लेन किया आपको मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़ के हवाले से। अब ये कहा गया कि भई एंटीबॉडी 2-3 महीने में जब खत्म हो जाएगी तो फिर हम क्या करेंगे? तो ये तो खतरनाक बात हो गई। तो ये बात समझना ज़रूरी है कि जैसे डॉक्टर सबिया ने कहा कि एक तो आपकी वो एंटीबॉडी हैं जो आपकी सरहदों की हिफाज़त कर रही हैं। जैसे फ़र्ज़ करें आपका मुल्क है, उसके सरहद पे सिपाही मौजूद हैं। वो जो सिपाही मौजूद हैं, वो पहला लाइन ऑफ डिफेंस है, कि जैसे ही दुश्मन आएगा वो उसके खिलाफ एक्टिवेट हो। अगर दुश्मन उस आपकी पहली लाइन ऑफ डिफेंस को तबाह करके अंदर दाखिल होने में कामयाब हो जाता है और वायरस खून में गर्दिश करना शुरू करता है, तो दूसरी किस्म की एंटीबॉडीज़ ज़्यादा तादाद में बनना शुरू होती हैं, जो उसको वहाँ पे न्यूट्रलाइज़ करती हैं, ख़त्म करती हैं, जो डॉक्टर सबिया आपको बताने की कोशिश कर रही हैं। तो अब हमारे पास क्या इतने स्पेसिफिक टेस्ट मौजूद हैं कि हम मुख्तलिफ किस्म की एंटीबॉडीज़ की शनाख्त कर सकें? तो अगर एक किस्म की कम हो गई, तो क्या दूसरी भी ख़त्म हो गई? क्या आपकी सिक्योरिटी बॉर्डर पर भी ख़त्म हो गई? तो ये बातें अभी कितनी क्लियर नहीं है। दूसरा नुक्ता इसमें ये है कि इंसान में जो एंटीबॉडीज़ पैदा होती हैं, वो इंसानी जिस्म अंदाज़ा लगाती है कि ये आने वाला जरासीम आपके लिए कितना खतरनाक था।
उसकी बेसिस पे वो डिसाइड करती है कि क्या हम अपने इतने सारे फौजी, इतने ज्यादा रिसोर्सेज, दिफाई रिसोर्सेज क्या इस वायरस की खातिर रिजर्व कर दें, या दूसरे भी जिंदगी के मसाइल हैं, दूसरे भी खतरात हैं, उनके लिए भी कुछ रिसोर्सेज रखने हैं कि नहीं। तो आप फर्ज करें अगर आपको बहुत ही माइन्यूट किस्म का जो है एक्सपोजर हुआ और आपको जो है ना बॉडी को समझा कि भाई इतना खतरा नहीं है, तो वो थोड़ी कोई लाखों करोड़ों की तादाद में अपने रिसोर्सेज उस पर लगा देंगे। मामूली खतरा था, बात खत्म होगी बॉडी की नजर में। अगर कोई शख्स शदीद बीमार होता है या बहुत ज्यादा हाई वायरस का एक्सपोजर उसको होता है, तो उसकी बॉडी महसूस करती है कि बहुत बड़ा डेंजर है, लाइफ थ्रेटनिंग है, तो एंटीबॉडीज की तादाद भी ज्यादा बनती है और उनकी जिंदगी भी लंबी होती है, वो देर तक रहती है। और अगर कोई शख्स ऐसी नौकरी में है, ऐसे पेशे में, जैसे वो डॉक्टर है या कैसे इलाके में काम करता है, जहाँ उसको बार बार हल्का हल्का एक्सपोजर हो रहा है, होते जा रहा है, तो उसकी एंटीबॉडीज जिंदगी भर भी रह सकती हैं, वो कभी खत्म नहीं होती। ये कुदरती अमल है और ये कोई कोविड में नई बात नहीं है, ये अमूमन ऐसे ही होता है। और डॉक्टर सबिया जो है वो इम्यूनोलॉजिस्ट हैं और इस तरह हमारे जो इस तरह के जो काबिल लोग हैं वो इस मामले में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, इस पे रिसर्च कर रहे हैं, इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इसको कैसे किया जाए। तो लाइफ एंटीबॉडी के हवाले से ये बात बहुत जरूरी है समझना। इसमें दूसरा जाविया ये है कि अगर एंटीबॉडी बन भी गई, इम्यूनिटी पासपोर्ट आ भी गया, लेकिन जैसे हमने पहले बात की कि वायरस अपनी शक्ल तब्दील कर रहा है, तो जब वायरस में म्यूटेशन हो गई और इतनी ज्यादा तब्दीली हो गई कि वो एंटीबॉडीज नकारा हो गई, वो वायरस को आइडेंटिफाई ही नहीं कर पा रही कि ये खतरा है और नया वायरस की शक्ल पैदा हो गई, तो अगेन वो पासपोर्ट भी बेकार हो गया। तो दोनों बातें हैं। तो बिल्कुल हम सही। कोई कंक्लूजन निकालते वक्त एहतियात करें और लोगों को एहतियात करनी चाहिए कि हमेशा अपने डॉक्टर से रजू करें, इन बातों को समझें और सिर्फ ये अखबार पढ़ के और सोशल मीडिया की खबरें पढ़ के परेशान ना हो जाएं या ओवर कॉन्फिडेंस भी ना हो जाए कि भाई कुछ नहीं होता। ठीक है, तो एहतियात बिल्कुल करें। ठीक। ये बहुत अच्छा पॉइंट हाइलाइट किया है इस वक्त डॉक्टर हामिद, डॉक्टर शहजाद, डॉक्टर सबिहा ने। डॉक्टर सबिहा, अगर आप थोड़ा-सा हमें ऐड करके पीसीआर के बारे में बताना चाहें, ये जी। टेस्ट क्या है और इसके फ़ायदे क्या है, नुकसानात क्या है और ये क्या मिस आउट कर सकता है और ये क्यों बार-बार लोगों में पॉज़िटिव आ रहा है? इसके बाद देखिए हमारे पास तकरीबन 7 मिनट के करीब हैं, फिर बाकी हम जी, अपने सेशन 2 और 3 के अंदर डिस्कशंस करेंगे। ठीक है। डॉक्टर हामिद ने बहुत ही इम्पोर्टेंट बात की डिटेक्शन लिमिट की, एसएस की। तो ये बात हमें समझने की ज़रूरत है। जैसे जो पीसीआर है, हम जो टेस्ट का जो तरीक़ाकार डब्ल्यूएचओ ने बताया है, सीडीसी ने की जो गाइडलाइंस हैं, उसके अंदर हम नेज़ोफेरेंजियल स्वैब से करते हैं। यानी कि नेज़ोफेरेंजियल स्वैब नाक का से मतलब लेके। नाक से। तो नाक से हम डालते हैं और फिर अंदर की तरफ और वहाँ से हम स्पेसिमेन या सैंपल उठाते हैं। अच्छा, मसला ये है क्योंकि एक ऐसा काफ़ी डिफ़िकल्ट प्रोसीजर है, ये इतना आसान नहीं है कि आपने खून निकाल लिया किसी का और उसको टेस्ट के लिए भेज दिया। तो हमें समझने की ज़रूरत है कि जब वो जो हम टेस्ट लगाते हैं पीसीआर, तो उसके ये जो इसके अंदर काफ़ी चीज़ें हैं, जिसकी वजह से टेस्ट पेशेंट को या किसी को कोविड-19 हो सकता है, लेकिन वहाँ पे वो नेगेटिव आता है। तो अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा सिम्प्टोमेटिक है कोई और अगर वो टेस्ट नेगेटिव आया है, तो फिर भी समझने की ज़रूरत है कि हो सकता है वो फ़ॉल्स नेगेटिव या गलत तरीके से वो नेगेटिव आया है, क्योंकि हो सकता है कि सैंपल लेने के अंदर मसला हुआ है। दूसरा, हर ऐसे की जैसे डॉक्टर हामिद ने बात की, डिटेक्शन लिमिट होती है। तो अगर वो जो भी ऐसे हम के ज़रिए हम कर रहे हैं, अगर उसकी डिटेक्शन लिमिट इतनी नहीं है और या वायरस स्पेसिमेन में इतने ज़्यादा तादाद में नहीं मौजूद है, तो वो डिटेक्ट नहीं होगा। अगर आप सिम्प्टोमेटिक हैं और डॉक्टर आपको कह रहा है कि फिर भी आपको आइसोलेट करना है, अपने आप को आपको एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करनी है, तो इस बात को समझें। और फिर अक्सर ये भी हो रहा होता है कि एक दफ़ा हुआ, फिर पेशेंट को फिर भी बीमार है, वो आ गया और फिर दोबारा टेस्ट किया तो पॉज़िटिव आ गया। तो क्यों पहले नेगेटिव आया था, अब क्यों पॉज़िटिव आ गया था, इसकी भी लॉजिस्टिक्स या लॉजिक जो है इसके पीछे, इसको समझने की ज़रूरत है। अक्सर ये होता है कि लोग लड़ रहे होते हैं कि आपने पहले तो नेगेटिव दिया था, अब पॉज़िटिव कैसे दे दिया? तो और ये भी होता है अक्सर कि पेशेंट जाते हैं एक जगह, उन्होंने टेस्ट करवाया पॉज़िटिव था और जब दूसरी लैब में गए तो वहाँ से नेगेटिव आ गया। अगेन हुँ। यहाँ पे समझने की बात है कि आप जब सैंपलिंग हुई थी, सैंपलिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि उस सैंपल के अंदर कितने वायरल पार्टिकल्स आए थे और जिस मेथड से वो डिटेक्ट किया है, उसकी क्या लिमिटेशंस थी। ये डॉक्टर सबिहा ने बहुत अच्छी बात जी नाज़रीन हाइलाइट की है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका एक दफ़ा नेगेटिव आ गया है पीसीआर तो असल में नेगेटिव ही है। वो डिपेंड करता है कि जो आपका लैब टेक्नीशियन या ऑपरेटर आपके नाक से या आपके मुँह से सैंपल ले रहा है। मैंने जैसे अपना कराया, आई जस्ट गिव यू एन एग्ज़ाम्पल, वो मुझे इतनी ज़ोर का जाके लगा कि मैंने अपना फ़ौरन पीछे खींच लिया। सो आई एम वेरी, वेरी श्योर कि वो उसको पिक नहीं हुआ होगा।
इवन तो मेरे सिम्टम्स उस वक्त बहुत ज्यादा आ रहे थे, मैंने अपने आप को सेल्फ क्वारंटीन भी किया था 14 डेज के ऊपर। लेकिन बात वही है, और प्लीज लैब्स को आपस में कंपेयर ना करें, वो लैब अच्छी है, ये लैब बुरी है, तुमने मुझे सच बताया, तुमने मुझे गलत बताया। सो ये एक पूरी साइंस इन्वॉल्व है। पीसीआर अच्छा टेस्ट है, लेकिन उसकी अपनी लिमिटेशंस हैं। एंटीबॉडी भी एक अच्छा टेस्ट है, उसकी अपनी लिमिटेशंस हैं। दोनों को प्लीज कंपेयर नहीं करें। पीसीआर और एंटीबॉडी कंपेयर नहीं किए जाते, सिनर्जिस्टिकली इस्तेमाल किए जाते हैं, आपस में एक साथ रख के इस्तेमाल किए जाते हैं। इस टेस्ट का ये मतलब नहीं है कि एंटीबॉडी अच्छा है या पीसीआर बुरा है। ये बहुत लोगों के कॉमन क्वेश्चंस इस पे आते हैं। पीसीआर जी देखें हमारा पॉजिटिव आ गया, एंटीबॉडी नेगेटिव आ गई। ये इसलिए हो सकता है कि अभी तक जिस समय एंटीबॉडी ही ना बनी हो। डॉक्टर सबिहा ने हमें बताया कि जब जिस्म में वायरस आ जाता है तो उसे 7 से 8 दिन के बाद जिस्म में एंटीबॉडीज बनती है। तो पीसीआर उसको पहले पिक कर लेता है, एंटीबॉडी उसको बाद में पिक करती है। सिमिलरली ऐसा भी हो सकता है कि आपकी एंटीबॉडी पॉजिटिव आए, पीसीआर पॉजिटिव ना आए। वो भी इसलिए पॉसिबल हो सकता है, जैसा अभी डॉक्टर साहिबान हमारे सबने एक्सप्लेन किए, मे बी सैंपल ही सही तरीके से ना लिया गया हो, आप हिल गए हो, या सही तरीके से आपका स्वॉब नाक से ना निकाला गया हो, तो स्पेसिमेन ही ना कलेक्ट हुआ हो। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। प्लीज इसको खुद से, जब भी आपकी रिपोर्ट्स आए, खुद से रीड करने की नहीं कोशिश करें। किसी भी इम्यूनोलॉजिस्ट के पास, पैथोलॉजिस्ट के पास, इन्फेक्शियस डिजीज अस्पताल में जो आपको गवर्नमेंट ने अस्पताल बताए हुए हैं, उन पे जाके अपनी टेस्ट की रिपोर्ट को वैलिडेट कराएं, उस पे बात करें, और उसी हिसाब से आप एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करें। सो जी, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। इस वक्त हमारे पास तकरीबन 50 मिनट्स हो गए हैं पहले सेशन को। जैसा कि मैंने आप लोगों को शुरू में बताया, ये एक हम सीरीज ऑफ सेशंस करेंगे जो हम आम अपनी पब्लिक के लिए आसान ज़बान में जो मुख्तलिफ सवालात हम देख रहे होते हैं, मीडिया पे आ रहे हैं, या जो गलत इंटरप्रिटेशंस चल रही हैं, या जो सवालात लोगों के माइंड में हैं, उसके ऊपर बातचीत हम करेंगे। तो इंशाल्लाह हम लोग दोबारा आपके साथ सेशन 2 के साथ हाजिर होंगे। सेशन 2 के अंदर हम वैक्सीन्स जो बन रही हैं उसके ऊपर बात करेंगे। कितनी किस्म की वैक्सीन्स होती हैं? 3 किस्म की हैं, 4 किस्म की हैं? इसका कौन-कौन से मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स हैं? दुनिया में कौन-कौन सी जगह हैं, कौन-कौन सी लैब्स हैं जो वैक्सीन पे काम कर रही हैं? कौन सी जो वैक्सीन है हमारी, वो कौन से फेज तक पहुंची है? वैक्सीन के भी मुख्तलिफ फेजेस होते हैं, फेज 1 से लेके फेज 4 तक। कितनी देर में हमारे पास आ जाएंगी वैक्सीन अवेलेबल ह्यूमन टेस्टिंग के लिए, ह्यूमंस के ऊपर टेस्ट करने के लिए? क्या वैक्सीन काम भी करेगी कि नहीं करेगी, ये एक और सवाल है जो हर कोई इस पे सवाल को जवाब के लिए मुंतजर है। एक और चीज जो सब बहुत ज्यादा गेन कर रही है मोमेंटम, वो ये है कि वैक्सीन का भी कोई अल्टरनेटिव है क्या? वैक्सीन के अलावा भी हम अपने आप को कोविड से बचा सकते हैं? इन सब सवालात के जवाबात के लिए आप हमारे साथ प्लीज दोबारा से हाजिर होइए, और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह मिलेंगे सेम टाइम नेक्स्ट वीक। थैंक यू सो मच।